तो गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन। तो आज के लेक्चर में हम एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस से स्टार्ट करेंगे। कल यहीं पे हमने क्या किया था, समाप्त किया था, है ना। तो फास्फोरस के तीन तरह के क्या रहते हैं, आइसोटोप्स रहते हैं, है ना। वाइट फास्फोरस, ठीक है, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तीन आइसोटोप्स है, एक एक करके हम तीनों के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है वाइट फास्फोरस आता है सबसे पहले, है ना। तो वाइट फास्फोरस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे वो मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली बात, जो वाइट फास्फोरस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब पार्शियली ट्रांसपेरेंट रहता है, वाइट सॉलिड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो व्हाइट फास्फोरस है P4 स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रीट P4 यूनिट्स इसके अंदर क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। सारे के सारे जो फास्फोरस हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, सारे के सारे फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और ये हाईली पॉइजनस होता है नेचर के अंदर। जो व्हाइट फास्फोरस है वो डिस्क्रीट यूनिट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है और क्या बताया कि भाई ये हाईली पॉइजनस होता है नेचर के अंदर, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, लेकिन CS2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, CS2 हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, इनके अंदर क्या रहता है, सोल्यूबल रहता है, ठीक है। लाइट जब प्रेजेंट नहीं होती डार्क के अंदर, ये जो मटेरियल है जिसको अगर आप रखोगे, है ना, डार्क के अंदर, तो ये ग्लो करने लगता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, केमिलुमिनेसेंस बोला जाता है, ठीक है। तो क्या शो करता है ये, केमिलुमिनेसेंस क्या करता है, शो करता है। जो जितने भी आइसोटोप्स हैं फास्फोरस के, सबसे जो कम स्टेबिलिटी है वो किसकी रहती है, वो व्हाइट फास्फोरस की रहती है, क्योंकि इसके अंदर हाई क्या प्रेजेंट रहेंगे, एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट रहते हैं, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, ठीक है। अगर आप व्हाइट फास्फोरस को मेटल्स के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करवाते हो तो वो उसके फॉस्फाइड के अंदर क्या कर जाता है, कन्वर्ट कर जाता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस आपको फॉस्फीन गैस देता है। अब ये PS3 ये भी हाईली पॉइजनस होती है, जो फॉस्फीन गैस है वो भी हाईली क्या रहती है, पॉइजनस रहती है। अब कैल्शियम को ट्रीट करोगे तो कैल्शियम फॉस्फाइड बन जाएगा, और सोडियम को ट्रीट करोगे तो सोडियम फॉस्फाइड क्या कर जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसकी बेस के साथ रिएक्शन, व्हाइट फास्फोरस की बेस का रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से आगे भी अभी आएगी जब हम फॉस्फीन को पढ़ेंगे, है ना। तो फास्फोरस जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है इन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करता, वो एक एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फास्फोरस NaOH के साथ क्या करेगा, रिएक्शन परफॉर्म करेगा, फॉस्फीन बनाता है और हाइपोफॉस्फाइड की फॉर्मेशन करता है, जो फर्दर डिसोसिएट होकर सोडियम फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जो प्रोसेस है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या करता है, रिएक्शन परफॉर्म करता है। ये बता ही दिया है कि डिस्क्रीट मोनोमरिक यूनिट्स के अंदर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ P4 स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये पॉलीमरिक फॉर्म के अंदर नहीं जाता, ठीक है। ये सब बातें थी किसके बारे में, व्हाइट फास्फोरस। नेक्स्ट क्या है कि रेड फास्फोरस, सबसे पहले रेड फास्फोरस को प्रिपेयर कैसे करेंगे, व्हाइट फास्फोरस से ही रेड फास्फोरस को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। 563 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रहता है ना। उसके ऊपर हीटिंग के बाद क्या किया जाता है, सेवरल डेज हीटिंग की जाती है 563 केल्विन के ऊपर, तब जाके क्या होता है, कन्वर्जन होता है व्हाइट फास्फोरस का रेड फास्फोरस के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये व्हाइट फास्फोरस की तरह डार्क के अंदर ग्लो नहीं करता, मतलब ये क्या शो नहीं करेगा, ये केमिलुमिनेसेंस शो नहीं करता, ये पॉइजनस नहीं है नेचर के अंदर, उसकी तरह ये क्या नहीं है, पॉइजनस नहीं होता है, ये डिस्क्रीट यूनिट के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये पॉलीमरिक फॉर्म के अंदर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही और मॉलिक्यूल्स क्या करते जाएंगे, अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो पॉलीमरिक फॉर्म के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ग्लो नहीं करेगा, है ना, ग्रे लस्टर रहता है। क्या बोल रहा है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर एज वेल एज CS2, CS2 के अंदर भी सोल्यूबल नहीं है, वो तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल था, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल था, लेकिन ये CS2 के अंदर भी क्या नहीं है, सोल्यूबल नहीं है। लेकिन सोल्यूबल किसके अंदर होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के अंदर क्या रहता है, सोल्यूबल रहता है, ठीक है। पॉलीमरिक फॉर्म के अंदर क्या करेगा, रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा और लेस रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर तो यहां पे भी बॉन्ड था, तो जो एंगल स्ट्रेन थे वो ज्यादा थे, लेकिन जब यहां पे नहीं प्रेजेंट है तो एंगल स्ट्रेन कम होंगे, रिएक्टिव क्या होगा,
कम रहेगा, ठीक है। ऑर्डरलेस और नॉन पॉइजनस से सारे पॉइंट्स बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो क्या आता है, ब्लैक फॉस्फोरस। तीसरा जो आपका है वो कौन सा है, ब्लैक फॉस्फोरस। अब ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है और एक कौन सी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, बीटा फॉर्म के अंदर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। बीटा फॉर्म इसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल। जितने भी एलोट्रोप्स हैं फॉस्फोरस के, सबसे ज्यादा स्टेबल बीटा ब्लैक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो अल्फा ब्लैक जो है वो क्या होता है, किससे प्रिपेयर किया जाता है, अल्फा ब्लैक को 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर दिया जाता है, तब जाके कन्वर्जन होता है व्हाइट फॉस्फोरस से, ठीक है। और जो बीटा ब्लैक है वो 473 केल्विन पे ही क्या कर जाता है, प्रिपेयर कर जाता है, ठीक है। दोनों ही को एयर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती, मतलब ओपन एयर में रखूंगा तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। हाँ, अल्फा ब्लैक जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या रहता है, गुड कंडक्टर रहता है, ठीक है। ये सब्लाइम करता है, मतलब सीधा सॉलिड से किसके अंदर जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर क्या कर जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। ये थी एलोट्रोप्स की बात, ठीक है। अब कंपाउंड्स पढ़ने हैं फॉस्फोरस के, और सबसे पहला जो कंपाउंड है वो कौन सा आता है, फॉस्फोरस का फोस्फीन, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र भी किया था। क्या पहला, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बताया, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए क्या बताया था कि मेटल के जो फोस्फाइड होंगे अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा, मेटल का कोई भी स्पीसीज वाटर के साथ रिएक्शन करने पे अपना तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस साथ में जो भी एनायन होता है वो हाइड्रोजन गेन कर लेता है, पी। फॉस्फोरस पे 3 नेगेटिव था, 3 हाइड्रोजन गैस गेन करके फोस्फीन गैस की क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। सेम केस मेटल के फोस्फाइड को आप एसिड के साथ ट्रीट कर दो, मेटल अपना सॉल्ट बना लेगा, प्लस साथ में एनायन जो हो हाइड्रोजन गेन करके अपने कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे फोस्फीन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन। ये रिएक्शन अभी हमने पढ़ी कि फॉस्फोरस NaOH का रिएक्शन करता है किसकी प्रेजेंस में, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड की फॉर्मेशन होगी, साथ में PH3 क्या होता है, रिलीज होता है। दोबारा बोल रहा हूं, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, है ना। एटमॉस्फेयर किसका, CO2 का क्या बनाता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, इसकी प्रॉपर्टीज आती है, हाईली पॉइजनस होता है PH3, हाईली पॉइजनस होता है, स्मेल रोटन फिश लाइक, मतलब जो सड़ी हुई मछली होती है उस तरह का क्या रहता है, इसका स्मेल रहता है, ठीक है। ये फॉस्फोरस के वेपर्स की प्रेजेंस के अंदर क्या कर जाते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं, है ना। ये फॉस्फोरस के वेपर्स की प्रेजेंस के अंदर एक्सप्लोड कर जाते हैं, और किसकी प्रेजेंस के अंदर, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। ऐसे ही फॉस्फोरस वेपर्स वैसे इनफ्लेमेबल होते हैं, नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं, लेकिन इनफ्लेमेबल कब बन जाते हैं, फॉस्फोरस वेपर्स की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। इसको प्योरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, इसको रिएक्शन करवाया जाता है, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, PH3 HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देगा, सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, है ना। किसकी फॉर्म में चला जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में। इसको हम सॉलिड को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद उसको KOH के साथ फिर क्या किया जाएगा, रिएक्शन किया जाएगा, ठीक है। दोबारा से उसको PH3 के अंदर कन्वर्ट कर दो, जो भी इंप्योरिटी थी वो सॉल्यूशन में रह गई, हमने सॉलिड को सेपरेट करके उसकी KOH का रिएक्शन करवाने के बाद दोबारा हमें PH3 मिल जाता है। तो प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं, फॉलोड बाई रिएक्शन विद बेस, है ना। पहले एसिड के साथ करवाएंगे, सोल्ट बनेगा, फिर उसके बाद किसके साथ रिएक्शन करवा दी, बेस के साथ रिएक्शन करवा दे, ठीक है। हीटिंग करने पे रेड फॉस्फोरस के अंदर क्या कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी क्या, ये स्मोक स्क्रीन के अंदर मिलिट्री एक्शंस में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बेसिकली ये होता क्या है, इसके अंदर यूज क्या करते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड को यूज करते हैं। किसको यूज किया जाता है, कैल्शियम फॉस्फाइड को यूज किया जाता है। ये वाटर के साथ रिएक्शन करके PH3 हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस साथ में क्या बनाएगा, PH3 बनाता है। ये PH3 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद उसको P4 के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। जो कि जिसके व्हाइट डेंस क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं, और वो एज ए स्मोक की तरह काम करते हैं। ये मिलिट्री एक्शंस के अंदर काम आता है ना। जहां पे सोल्जर्स को छुपने के लिए क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, वहां पे इस प्रोसेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, होल्म सिग्नल के अंदर इसको यूज करते हैं, है ना। किसके अंदर यूज करते हैं, होल्म सिग्नल के अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई कैल्शियम फॉस्फाइड
और एसिटाइलिन, है ना, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, जिसके अंदर जो एनायन होता है वो क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, नेगेटिव नेगेटिव, है ना। तो सिप्स वगैरह पे अगर आपको क्या करना है, उसको मैसेज भेजना है ना, सिग्नल की तरह यूज करना है, तो क्या किया जाएगा, इसके दोनों के कैल्शियम कार्बाइड के और सोडियम फॉस्फेट दोनों को क्या किया जाता है, सी के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस के अंदर से बर्न करते हैं तो वेपर्स बनते हैं। वो गैस किसकी तरह बिहेव करते हैं, सिग्नल की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, यही कि जो गैस इवॉल्व होती विल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइलिन, है ना। जो PH3 बन रही है वो CH, क्योंकि ये वाटर है रिएक्शन करके एसिटाइलिन बना देगी, दोनों रिएक्शन करके वेपर्स की तरह काम करेंगे और एज ए सिग्नल की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, ये था किसके बारे में, फोस्फिन। नेक्स्ट जो फोस्फोरस के कंपाउंड है हमारे, वो कौन से कंपाउंड्स हैं, वो है फोस्फोरस के हैलाइड्स। दो हैलाइड्स होते हैं, ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स। इनके बारे में कल ही प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया क्या, कि भाई अगर आप इनके हैलाइड्स को, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन वही है कि भाई आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनता है ना। PCl3 को रिएक्शन करवाओगे, PCl3 की रिएक्शन करवाओगे, क्या बनेगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनता है, H3PO3 +3 के अंदर यहाँ पे है, यहाँ पे भी +3 के अंदर। PCl5 की रिएक्शन करवाऊंगा, बनता तो पहले POCl3 है ना, लेकिन ये फिर दोबारा वाटर साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन कर जाता है, H3PO4। तो बेसिकली बनता क्या है, H3PO4 +5 के अंदर यहाँ था, +5 के अंदर यहाँ है। ठीक है, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड क्या कर जाता है, प्रिपेयर कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट किसके अंदर इनकी प्रॉपर्टी, इनको प्रिपेयर करने के तरीके, भाई फोस्फोरस की रिएक्शन करवाई जाती है ना, फोस्फोरस की रिएक्शन करवाई जाती है तो क्लोरीन के साथ या SO2Cl2 के साथ। अगर आप लिमिटेड अमाउंट में लोगे तो ट्राई क्लोराइड बन जाएगा, अगर आप एक्सेस के अंदर लेते हो तो आपके पास पेंटाहेलाइड्स की फॉर्मेशन, दोनों को एक्सेस में लिया पेंटाहेलाइड्स बने, दोनों को लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लिया, किसकी फॉर्मेशन हुई, ट्राईहेलाइड्स की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई। ये पेंटाहेलाइड जो है वो क्या होता है, PCl5 की एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये येलोइश पाउडर है, मतलब सॉलिड फॉर्म में रहता है। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या, ये सब्लाइम करता है, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली किसके अंदर जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर जाता है, यही लिखा हुआ आगे, है ना। ये हाइड्रोलाइसिस का भी बता ही दिया आपको, इट सब्लाइम्स व्हेन हीटिंग, है ना। तो अगर आप सिंपल हीटिंग करोगे तो ये सब्लाइम कर जाएगा सॉलिड से गैस में, अगर आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो ये क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है PCl3 और Cl2 के अंदर। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं भाई, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड जो है नॉन मेटल्स के, उनको ऑक्सो एसिड्स बोला जाता है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो पीएच बॉन्ड है फोस्फोरस और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, मतलब वो डिसोसिएट नहीं करता। तो बेसिसिटी जब कंसीडर करते हैं एक एसिड की तो क्या कंसीडर करते हैं भाई, जो कितने H पॉजिटिव ये रिलीज करेगा किसके अंदर, जब आप वाटर के अंदर उसको लेके जाओगे, है ना, वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है, कितने हाइड्रोजन वो लूज करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब पीएच बॉन्ड नॉन आयनाइजेबल है तो क्या होगा भाई, ये आयनाइज नहीं करेगा, तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वही आयनाइज करते हैं और वही बेसिसिटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये बोल रहा है डज नॉट कंसीडर्ड इन बेसिसिटी, POH बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड इन बेसिसिटी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या करता है, डिसोसिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बताई थी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स है, जो इंटरमीडिएटरी स्टेट के अंदर रहते हैं, +3 +4 के अंदर रहते हैं, वो -3 और +5 के अंदर क्या कर जाते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। जैसे यहां पे ये -3 और +5 के अंदर क्या कर, +3 में था, -3 और +5 के अंदर क्या कर गए, डिस्प्रोपोर्शनेट कर गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या, रिड्यूसिंग, जो पीएच जो जितने भी ऑक्सो एसिड है वो सबके सब क्या किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेंगे तो क्या होगा भाई, सामने वाले को हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। हाइड्रोजन कौन आसानी से प्रोवाइड करेगा, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होता है, H3PO2 का ज्यादा होता है, O नेगेटिव, है ना। दूसरे वाले के अंदर क्या होगा, OH O नेगेटिव, रेजोनेंस करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्रॉस रेजोनेंस प्रेजेंट है। तीसरे वाले में और क्रॉस रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, तो कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होता है, H3PO2 का, और इसका सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसकी क्या आएगी,
डोनेट करने की टेंडेंसी कम आएगी, सॉरी हाँ डोनेट स्टेबल है तो एच पॉजिटिव लूज करने मतलब एसिडिक सेंस ज्यादा, मतलब आसानी से एच पॉजिटिव लूज करेगा, सामने वाला आसानी से गेन करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन कैसे किया जाता है इसका, एक मिनट। ठीक है, तो कहा थे हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज पे, है ना। तो H3PO3 क्योंकि H3PO2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हो। दूसरा इसको याद करने का तरीका अगर क्या है कि भाई जिसके पास नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, जिसके पास नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो उतना बढ़िया क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वहां पे क्रॉस कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इनके स्ट्रक्चर से ऑक्सो एसिड्स के, है ना, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर्स आप लोग एक बार देख ही लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर ग्रुप 16 एलिमेंट्स, है ना। सबसे पहले ग्रुप 16 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, है ना, कल इनके बारे में बेसिकली हमने डिस्कस किया था 15th ग्रुप के लिए। अब 16th ग्रुप के लिए हमें क्या करना है डिस्कस। पहले बात एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम होता है। पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे के सारे स्टेबल स्पीसीज हैं, मतलब वो अपने आप डिके नहीं करेंगे। इनको चाल्कोजेंस बोला जाता है। चाल्कोजेंस किसकी वजह से बोला जाता है, क्योंकि इनकी कॉपर के साथ हाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी रहती है, और कॉपर को ग्रीक वर्ड क्या बोलते हैं, चाल्कोस बोलते हैं। इसी वजह से क्या है, इनको चाल्कोजेंस डिफाइन किया जाता है। सबसे पहला अक्रेंस हमने वहां पढ़ा था, यहाँ पे अक्रेंस ही पढ़ेंगे। ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ के अंदर, 46.6% अर्थ का जो क्रस्ट है किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन से। एयर के अंदर कितना परसेंट रहता है, अप्रोक्सीमेट 21%। एग्जैक्टली अगर बात करें तो कितना आता है, 20.946% क्या रहता है ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम ड्राई एयर के अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्या, सल्फर। सल्फर की जो अबंडेंस है ऑन अर्थ क्रस्ट इज ओनली 0.03 to 0.1%, है ना, बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर पाया जाता है। हाँ, सल्फर के जो कंपाउंड्स जो हैं उनके कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट, जिनकी फॉर्म में वो पाया जाता है। सबसे पहला कौन सा आता है, जिप्सम आता है। सबसे पहले कौन सा आता है, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट, ठीक है, इप्सम, मैग्नीशियम सल्फेट, गलेना, कॉपर पायराइड्स, है ना, CuFeS2 की फॉर्म में पाया जाता है। बाकी और भी सेलेनियम और टेलुरियम जो हैं वो सेलेनाइड्स और टेलोराइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाते हुए एनायनिक फॉर्म में मिलते हैं। पोलोनियम जो है वो एज ए रेडियो एक्टिव डीके प्रोडक्ट होता है थोरियम का। ठीक है, वो सब उसके बारे में से मैंने पढ़ना होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले मास। मास के बारे में क्या डिस्कशन किया था हमने कि भाई नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा और साइज बढ़ता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था भाई, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा, जब न्यूक्लियस के क्लोज रहे, क्लोज रहेगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लोज कब रहेगा, जब साइज छोटा होगा। तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा क्या रहता है, आयनाइजेशन एनर्जी, और टेलुरियम का सबसे क्या रहता है, कम रहता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम केस, जितना स्मॉल होगा अट्रैक्ट ज्यादा करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा। डाउन द ग्रुप जाने पर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्या आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के दो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक 16th ग्रुप का और एक 17th ग्रुप का। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके अंदर क्या आएगा भाई, डाउन द ग्रुप जाने पे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की सेकंड पीरियड बाकी सबसे ज्यादा होती है। हाईएस्ट किसकी रहती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन की रहती है। 17 में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करवा देता हूं इसको। तो क्या होगा, थर्ड की सबसे ज्यादा। अब इनके अंदर क्या होगा, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर कौन आता है, आयोडीन। लेकिन इसके अंदर अपोजिट रहता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और सबसे लास्ट में कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, हमेशा याद रखनी है हमें। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे इसके अंदर अलग ट्रेंड आता है, इसके अंदर अलग। और अगर आपको कंपैरिजन कभी इन ग्रुप के एलिमेंट्स का 16 के साथ कर दे
तो ये यहां रखना, जितने भी 17 ग्रुप एलिमेंट्स है सबकी इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी 16th वालों से ज्यादा है, सल्फर से सबकी ज्यादा है, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है इनके अंदर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड्स। डाउन द ग्रुप जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या बताया था, मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सीधा सीधा सा ट्रेंड है। मेटेलिक करेक्टर को मेटल्स, वही डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है ना। तो जब लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ रहे होंगे, है ना। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम टेलोरियम मेटलॉइड्स और पोलोनियम क्या है, मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो जनरली शो करते हैं, ऑक्सीजन तो -2 शो करता है ना। बाकी जो एलिमेंट है वो +2 +4 +6 भी शो करते हैं। इसके अलावा बाकी +2 +4 और +6 भी शो करते हैं। ऑक्सीजन एक OF2 के अंदर +2 शो करता है, बाकी जितने भी कंपाउंड है सबके अंदर -2 ही शो करेगा, ठीक है। सल्फर सेलेनियम टेलोर, क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, वो अपने कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, वो +2 +4 +6 -2 तो सभी शो करते हैं, ठीक है, शो करेंगे, ठीक है ना। अब +6 और +4 के अंदर स्टेबिलिटी, वही बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो कम होगी और लोअर ऑक्सीडेशन N-2 की स्टेबिलिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। +6 की क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और +4 की क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन E+H2, है ना। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2E बनाएंगे, ये इनकी प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी, क्या, H2O H2S H2SC H2T। थर्मल स्टेबिलिटी, पहली चीज थर्मल स्टेबिलिटी का क्या बताया था, बॉन्ड देखेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा टूटेगा नहीं, थर्मल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। H2O के केस में 2p ओवरलैप करेगा, 3p 4p 5p, बॉन्ड बढ़ता रहेगा, बॉन्ड का सॉरी एटॉमिक साइज बढ़ता रहेगा, ओवरलैपिंग वीक होती रहेगी, और कंपाउंड जो है वो क्या होगा, इजिली थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी था थर्मल स्टेबिलिटी। दूसरे पाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कैसे सीखा हमने, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के साथ, है ना। कंजुगेट बेस जितना, इसका OH नेगेटिव इसका SH नेगेटिव बनेगा, SE नेगेटिव और HTE नेगेटिव बनता है, किसकी सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है ना। डाउन द ग्रुप जाने पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग करेक्टर, वही बताया भाई, रिडक्शन सामने वाले को हाइड्रोजन देना, कौन आसानी से हाइड्रोजन देगा भाई, जिसका बॉन्ड आसानी से टूट जाए, है ना। सबसे वीक बॉन्ड किसका होता है, H2TE का, बॉन्ड वीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा बॉन्ड तोड़ के, तो सामने वाला अच्छे से रिड्यूस हो पाएगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड मैंने बता दिया था कल, क्या कि भाई ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, मास का जितना भी डाटा है उसको और कंपनसेट कर जाएंगे, है ना। लेकिन नाइट्रोजन करेगा सबको कंपनसेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो वाटर सबको कंपनसेट कर दिया, बाकी तीनों केस में हमने किससे कंपैरिजन किया, मास से। जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो जिसके अंदर मास ज्यादा होगा उसके अंदर क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। क्लियर है भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, रिएक्टिविटी विद हेलोजन। हेलोजन्स के साथ क्या करेंगे, कैसे रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, वही भाई ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी टेट्रा हेलाइड्स भी बनाएंगे, डाई हेलाइड्स भी बनाएंगे और हेक्सा हेलाइड्स भी बनाएंगे। लेकिन हेक्सा हेलाइड्स में सिर्फ फ्लोरीन वाले ही स्टेबल होते हैं, हेक्सा हेलाइड्स में सॉरी हाँ हेक्सा हेलाइड्स में सिर्फ फ्लोरीन वाले ही ज्यादा स्टेबल, क्योंकि बाकियों के अंदर क्या होगा, एक एटम को 6 भाई लार्जर एटम्स क्या नहीं कर पाते, ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड स्टेबल होते हैं, बाकी स्टेबल्स नहीं होते, है ना। अगर आपको हेलाइड्स की स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी भाई, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा भाई, साइज जिसका छोटा होगा, ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के केस में किसकी सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, और आयोडीन की क्या आती है, सबसे कम आती है। ये किसकी बात थी, स्टेबिलिटी की बात थी। रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की केस में यहाँ पे थोड़ा सा
लिखा हुआ बच्चे ने, ठीक है, इसको थोड़ा कलेक्ट कर लेना है ना नोट्स के अंदर। ये जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। जो रिड्यूसिंग करेक्टर है डाउन द ग्रुप जाने पे वो क्या करता है, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप जाने पे, है ना। तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम कहाँ आएगा, टेलुरियम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और सल्फर और SeO2 किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो रिडक्शन करने की टेंडेंसी वो क्या करती जाती है, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन के कौन कौन से कंपाउंड है, डाइहाइड्रोजन सबसे पहला, है ना। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं भाई, कि डाइहाइड्रोजन को प्रिपेयर कैसे करेंगे, है ना। KClO3 को हीट करो, ऑक्सीजन को प्रिपेयर करेगा, H2O2 को हीट करो, ऑक्सीजन को प्रिपेयर करेगा। जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं, मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके ऑक्साइड्स को आप हीट करो, किसकी फॉर्मेशन करेगा वो ऑक्सीजन की मेटल्स अपने स्टेट के अंदर चले जाएंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। सिल्वर, मरकरी जो है उनके ऑक्साइड्स को आप हीट करते हो, रिएक्शन कर जाएगा, प्रोसीड, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टीज भाई, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, रिएक्शन सब क्या रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, है ना। ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक तो SO2 की रिएक्शन है और एक किसकी रिएक्शन है, HCl की रिएक्शन है, ठीक है। SO2 क्या करता है, SO2 ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस है। हम जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आएगा, एक प्रोसेस, एक स्टेप है जिसके अंदर SO2 किसके अंदर कन्वर्ट करता है, SO3 के अंदर कन्वर्ट करता है। ऐसे ही जब क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन पढ़ेंगे Cl2 के केस में, उस केस में भी हमें क्या डिकॉन प्रोसेस होता है, वहां पे क्या आता है, ये यूज आता है। क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पे क्या रहता है, एज ए कैटलिस्ट रहता है। ऐसे वेनेडियम पेंटॉक्साइड उसके अंदर क्या रहता है, कैटलिस्ट रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, है ना, ये वेल्डिंग वगैरह के अंदर क्या आएगा, ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग के अंदर काम आता है, स्टील की प्रिपरेशन के अंदर काम आता है, ठीक है। ऑक्साइड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, जनरली एसिडिक या बेसिक होते हैं। 3 ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों क्या है, न्यूट्रल। बाकी या तो मेटल्स के होंगे तो एसिडिक होंगे, और मेटल्स के सॉरी बेसिक होंगे, और नॉन मेटल्स के हैं तो क्या रहते हैं, एसिडिक रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, ओजोन। नेक्स्ट क्या आता है, ओजोन आता है, ठीक है। अब ओजोन जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले ओजोन जो है एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, है ना। 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 में और O3 के अंदर, तो एलोट्रोपिक फॉर्म है ना। कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज क्या है कि भाई ये अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें क्या करता है, बचाता है ना। UV रेज को अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आने देता। कैसे प्रिपेयर करते हैं, है ना। ऑक्सीजन की ड्राई स्ट्रीम को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से पास करवाते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इस ऑक्सीजन जो ओजोन बनता है उसको ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इसके कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गैसियस स्टेट में तो कैसा कलर शो करेगा, लिक्विड में कैसा शो करेगा, और सॉलिड स्टेट में कैसा कलर शो करता है। तो गैसियस स्टेट में रहता है तो वो पेल ब्लू कलर शो करता है ना। लिक्विड में जाएगा तो डार्क ब्लू हो जाएगा, और अगर आप उसको सॉलिड के अंदर लेके जाते हो तो वॉयलेट ब्लैक कलर के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है कि ओजोन हार्मफुल है या नहीं है। अगर लिमिटेड अमाउंट में है तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर वो 100 ppm की कंसेंट्रेशन से ऊपर चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो अनकंफर्टेबल होता है, किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए, रिजल्टिंग इन हेडेक वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये नेसेंट ऑक्सीजन आसानी से रिलीज कर देता है, इसी वजह से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसी की वजह से इसकी ब्लीचिंग एजेंट की क्या रहती है, प्रॉपर्टी रहती है। इसी की वजह से किसकी प्रॉपर्टी रहती है, ब्लीचिंग एजेंट की प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसको ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसी वजह से ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो क्या, ओजोन डिप्लीशन का क्या करता है, काम करता है। इसकी प्रॉपर्टीज जर्मिसाइड की तरह बिहेव करता है, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजिंग वाटर, ब्लीचिंग एजेंट की प्रॉपर्टी वो ऑक्सीजन रिलीज करता है इसी वजह से, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को क्या करता है, प्रोवाइड। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। सल्फर के एलोट्रोप्स है ना। 2 एलोट्रोप है, एक अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर लगा लो उसको, बीटा सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, दोनों 369 पे दोनों क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 369 पे दोनों ही क्या है, स्टेबल है। रूम टेम्परेचर पे अल्फा ज्यादा स्टेबल होता है, अबव 369
बीटा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब 369 टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है। 369 को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर दोनों के दोनों क्या होंगे, स्टेबल होंगे, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है भाई, अल्फा रोम्बिक मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, बता ही दिया। इट किससे प्रिपेयर किया जाता है ना, जो स्टिक्स की फॉर्म में सल्फर आता है उसको कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे और इवेपरेट करेंगे, है ना। जो सल्फर मिलेगा हमें, कौन सा सल्फर मिलेगा, अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर मिलता है। पानी के अंदर इनसोल्यूबल है लेकिन हाईली सोल्यूबल है किसके अंदर, CS2 के अंदर, है ना। हाईली सोल्यूबल है CS2 के अंदर, येलो कलर का क्या रहता है, स्पीसीज रहता है। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, बीटा सल्फर। बीटा सल्फर के अंदर क्या आएगा, बस 369 पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, वो 369, ये ज्यादा स्टेबल होता है। किससे प्रिपेयर किया जाता है, अल्फा सल्फर को 369 से अबव हीट करने पे क्या होता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है। दोनों और अल्फा और बीटा फॉर्म S8 के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पे वो S2 के अंदर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब कंपाउंड आते हैं सल्फर के, तो जो पहला कंपाउंड है वो सल्फर डाइऑक्साइड है ना। पहला जो कंपाउंड है वो कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। सबसे पहला इसका प्रिपरेशन कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, सिंपल, सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर आप हीट करो, SO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि किसी भी मेटल सल्फाइड को, किसी भी मेटल सल्फाइड को एसिडिक मीडियम के अंदर ट्रीट कर दो, उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, है ना। किसी भी मेटल सल्फाइड को एसिडिक मीडियम में ट्रीट करो, वो SO2 और H2O रिलीज करता है। और लास्ट जो है वो क्या है, फेरस सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दो, आयरन ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है, कलरलेस गैस है लेकिन पंजेंट, तीखी स्मेल रहती है इसकी, है ना। हाईली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, एक्सेसली सोल्यूबल है, और पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड की फॉर्मेशन करता है, H2SO3, है ना। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड क्या करता है, फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्या है, ये भी बताया था आपको, ऑक्सीजन की रिएक्शंस के अंदर कांटेक्ट प्रोसेस में यूज होता है SO3 बनाने के लिए, ठीक है। सल्फर का रिएक्शन करने के बाद SO2Cl2 की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, है ना। KMnO4 को डीकलराइज कर देता है और यही रिएक्शन SO2 के एस्टिमेशन के अंदर काम आती है, ठीक है। KMnO4 SO2 से रिएक्शन करने के बाद Mn2 पॉजिटिव बनाएगा, है ना। SO2 कितना एब्जॉर्ब किया उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन ऑफ SO2 के क्या कहता है, काम आता है, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4, ठीक है। लास्ट बेस क्या रिएक्शन करेगा, सल्फर का ऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। एसिड प्लस बेस यूटिलाइजेशन रिएक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। और इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, फर्दर आप SO2 प्रोवाइड करते रहोगे तो बाई सल्फेट के अंदर क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। प्रॉपर्टीज भाई, रिफाइनिंग पेट्रोलियम और शुगर के अंदर यूज होता है, ठीक है। एज एंटी क्लोरो यूज होता है, क्लोरीन को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होगा, ठीक है ना। सोलवेंट की तरह भी यूज किया जाता है और एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है भाई, ऑक्सो एसिड्स हैं, कौन सा स्ट्रक्चर किसका क्या है, ये सब स्ट्रक्चर्स आप देख लो कि किसके अंदर प्रोक्सी लिंकेज है, कैरोज एसिड और मार्शल्स एसिड, दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, कितने पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। लास्ट इसके अंदर क्या आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो अभी कॉन्टेक्ट प्रोसेस का हम जिक्र कर रहे थे, कॉन्टेक्ट प्रोसेस आ गया, है ना। सबसे पहला क्या है इसके अंदर भाई, प्रिपरेशन है इसकी, है ना। सबसे पहला इसके अंदर क्या आता है, इसकी प्रिपरेशन। तो कांटेक्ट प्रोसेस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या करता है, प्रोसीड करता है ना। सल्फर ऑक्सीजन का रिएक्शन करके पहले SO2 बनाएगा, और इस प्रोसेस को हमने अभी पढ़ा है कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे SO3 बनाता है। जो SO3 बनता है उसको हम H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं और वो H2H2O7 के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट। इसको फिर फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोलाइज होगा और H2SO4 को क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये उसका क्या है, प्रिपरेशन है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस बोलते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इसके अंदर क्या होता है, कैटलिस्ट यूज होता है। प्रॉपर्टी, कलरलेस ऑयली लिक्विड है, ठीक है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है और एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है ना। एसिडिक है,
और इसकी जो रिएक्शन है वो किसकी वजह से है। चार प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव है। पहला, इसकी लो वोलेटिलिटी, इजीली इवेपोरेट हो जाता है। दूसरा क्या है, हाई एफिनिटी फॉर वाटर, पानी के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी है, इसीलिए क्या बताया, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्या है, एबिलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आसानी से सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टी क्या है भाई, हाई वोलेट लो वोलेटाइल है ये, अपने से ज्यादा लो वोलेटिलिटी के जो एसिड्स हैं उनको अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप यूज कर सकते हो। जैसे HX को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो H2SO4 को MX के साथ उसके मेटल के हैलाइड के साथ ट्रीट कर दो, आपका एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सामने वाले मोलिक्यूल से अंदर से वाटर निकाल देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल देता है ना। C12H2 ग्लूकोज के अंदर, सॉरी डाइमर ऑफ ग्लूकोज के अंदर आप क्या करते हैं, H2SO4 ट्रीट करते हो, कार्बन H2 और SO2 को रिलीज कर देगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉपर है, कॉपर सल्फेट के अंदर कन्वर्ट किया, सल्फर है, SO2 के अंदर, कार्बन है, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, CO2 के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। लास्ट क्या, यूजेज इसके भाई, फर्टिलाइजर्स की प्रिपरेशन के अंदर यूज होता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम यूज होता है। ठीक है, पेंट और डाई स्टफ्स के अंदर यूज होता है, और बैटरी स्टोरेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है। नेक्स्ट है 17 ग्रुप एलिमेंट्स, इनको हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।